जाति का विनाश पुस्तक उसका 7वां भाग में हमने देखा था कि जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्वों का विनाश नहीं होगा। आज उसके आगे भाग 8 में देखेंगे। हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की शुद्धि करा के उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाना था। शामिल होने के लिए प्रायश्चित करने से इनकार करके उन्होंने अपना पृथक आवास बनाया और हिंदू रीति रिवाजों को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को पर्दे से मुक्त किया, उनके खाने के लिए बीफ बनाया, अंग्रेजी कपड़े पहने और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजा। शुरुआती समय में पेशवा शिवाजी के अधीन मंत्री थे। शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवा सैन्य नौकरशाह अभिजात्य में तब्दील हो गए। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण थे। पेशवाई राज्य अपने आप में इस बात का अनोखा उदाहरण है, जहां पारलौकिक और लौकिक दोनों शक्तियां ब्राह्मणों में निहित थीं। 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 के 30,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना कैप्टन एफ स्टाउनसन के नेतृत्व में 500 सदस्यों वाली अछूत महारों की रेजिमेंट से पराजित हो गई थी। इसे कोरेगांव के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था। यह जगह पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के बड़े हिस्से में दलित महिलाएं दाइयों मिडवाइफ का काम करती रही हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उच्च जातियों के घरों में बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया में सहयोग करें। हरबाम्बे की सरकार के अगस्त 1935 के आदेशों के अनुसार अस्पृश्य विद्यार्थियों को भी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। इसी आदेश के अनुपालन में कविथा गांव के अस्पृश्यों ने अपने 4 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया। इसके चलते उनके ऊपर शारीरिक हमले हुए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अस्पृश्य लोग हरिजन सेवक संघ के पास मदद के लिए गए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अस्पृश्यों द्वारा कानून का सहारा लेने की कोशिश का विरोध किया और उन्हें अपना आरोप वापस लेने के लिए बाध्य किया। आम्बेडकर जब इस घटना को याद करते हैं तो अपने शब्दों में प्रकट होने वाले तीखेपन को रोक नहीं पाते हैं। कविता गांव के उच्च जातीय हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों के खिलाफ की जाने वाली क्रूरता और उत्पीड़न को जानने के बावजूद श्रीमान गांधी अस्पृश्यों को यह सुझाव देते हैं कि वे गांव छोड़ दें। वह यह भी सुझाव नहीं देते हैं कि अस्पृश्यों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को अदालत के कानून के सामने पेश किया जाए। गांधी के अनुयायी श्रीमान वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका इस मामले में निभाई वह तो और भी भद्दी है। वे उच्च जातियों को यह समझाने कविता गांव गए थे कि वे अस्पृश्यों को न सताएं, लेकिन उन्होंने उनको सुनने का मौका तक नहीं दिया। फिर भी यह आदमी अस्पृश्यों के इस कदम का विरोध करता है कि वे इन उच्च जातियों को अदालत के कानून के कटघरे में खड़ा करें और उन्हें दंडित कराएं। अस्पृश्यों ने उनके विरोध के बावजूद आरोप दर्ज कराया, लेकिन उन्हें बाध्य किया गया कि वे उच्च जातियों के हिंदुओं के खिलाफ अपना आरोप वापस ले लें। इसके बदले में इस बात पर आपसी सुलह समझौते का एक तरह का दिखावा किया गया कि उच्च जातियां अस्पृश्यों को सताएंगी नहीं। यह बात लिखित तौर पर दी गई थी, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जिसे अस्पृश्य कभी लागू नहीं करा सकते। इसके परिणाम अस्पृश्य भुगतते रहे और उनके ऊपर अत्याचार करने वाले हिंदू श्रीमान गांधी के मित्र श्रीमान वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से बच निकले। इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट द एनोटेंटेड क्रिटिकल एडिशन, संपादक एस आनंद से अनुवादित। चकवारा में अब स्थिति काफी बदल गई है। यहाँ के दलित परिवारों के लिए अब घी खाना जायके से ज्यादा सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। बिना घी के लोग न खाना खाते हैं और न ही कोई आयोजन करते हैं, क्योंकि घी खाने के चलते ही अप्रैल 1936 में सवर्णों ने उनके भोज पर हमला बोला था। हालांकि 2001 में इस गांव की एक घटना ने दलितों के संघर्ष को और मजबूत किया। 2001 में इस गांव की जाटों और ब्राह्मणों की प्रभुत्व वाली पंचायत ने 2 दलित युवकों पर सार्वजनिक तालाब में नहाने पर 50,000 रुपए का दंड लगाया। उसी दौरान राजस्थान के कई इलाकों से खबरें आती थीं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया या मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया गया। इस तरह की घटनाओं ने पूरे राजस्थान के दलितों को झकझोर दिया। इसके विरोध में राजस्थान में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। दलित समुदायों के लोगों की मांग थी कि सभी मंदिरों में उन्हें बेरोक टोक प्रवेश करने दिया जाए और वहां के तालाब में भी नहाने की इजाजत दी जाए।
आखिरकार भारी विरोध प्रदर्शन देखते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और उसके एक साल बाद चकवारा गांव से 17 सवर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया। जॉन स्टुअर्ट मिल 20 मई 1806 से 8 मई 1873 ब्रिटिश दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्येता और नौकरशाह थे। उन्होंने अपनी किताब कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक प्रशासन के ढोंग की आलोचना की है। फर्डिनांड लासाल 11 अप्रैल 1825 से 31 अगस्त 1864 एक भाषाविद, कानून विशेषज्ञ और समाज को उद्वेलित करने वाले व्यक्तित्व हैं। उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी बनाई और श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। श्रमिकों के लिए मार्क्सवाद के एक व्याख्याता के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बनाया। कार्ल हेनरिक मार्क्स 5 मई 1818 से 14 मार्च 1883 प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों को सम्मिलित रूप में मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। उनकी सबसे चर्चित कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 है, जिसका प्रसिद्ध वाक्य दुनिया के सर्वहारा के पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ है। आम्बेडकर इसे लासाल के प्रसिद्ध भाषण ऑन द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से उद्धृत करते हैं। यह भाषण लासाल ने 16 अप्रैल 1862 को बर्लिन में दिया था। कम्युनल अवार्ड को रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 का परिणाम था। इस अवार्ड ने भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया था। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अलावा इस अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लास को भी 20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। इस अवार्ड ने अस्पृश्यों को दोहरे मतदान का अधिकार प्रदान किया था। इसके तहत यह विशेष निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता था। इसके साथ ही उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का अधिकार प्राप्त था। कांग्रेस और गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी इसके विरोध में पुणे की जेल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत अस्पृश्यों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तो प्रदान किया गया था, लेकिन साथ ही उनको सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का अधिकार प्राप्त था। आयरिश होम रूल आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विधायी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ था, जब आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा बन गया था। आयरिश होम रूल आंदोलन के उदाहरण ने भारतीय शिक्षित अभिजातीय तबकों के बीच राष्ट्रवादी भावना जगाने में मदद की और कांग्रेस को एक मॉडल उपलब्ध कराया। पैट्रिशियंस इस शब्द की व्युत्पत्ति मूल शब्द पाट्रे से हुई है, जिसका अर्थ पिता होता है। प्राचीन रोम का उच्च वर्ग था। पैट्रिशियंस सीनेटरों का वंशज होने का दावा करते हैं। प्लेबियंस सामान्य वर्गों की आम सभा थी। ये लोग आजाद नागरिक थे। रोम में पेरेग्रिनी और दासों का एक अन्य निम्न वर्ग भी था। ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पैट्रिशियंस, प्लेबियंस और अन्य वर्गों के बीच का भेद शुद्ध रूप से जन्म पर आधारित था। वर्गों के बीच सहज तरीके से भेद करने का सबसे सहज उपलब्ध उपकरण जेंट, महान परिवार में जन्म लेने वाला, पारिवारिक नाम थे। महान सत्याग्रह के दूसरे चरण के दौरान अपने भाषण में 25 दिसंबर 1927 को आम्बेडकर पैट्रिशियन और प्लेबियंस के बीच के संघर्ष या व्यवस्था के संघर्ष, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, की विस्तृत ब्यौरों के साथ चर्चा करते हैं। व्यवस्था के इस संघर्ष में, जिसमें प्लेबियंस पैट्रिशियंस के बराबर की राजनीतिक समानता चाहते हैं, यह संघर्ष ईसा पूर्व 494 से लेकर 287 तक चला। इस दीर्घ संघर्ष में समय समय पर पैट्रिशियन इस बात के लिए बाध्य हुए कि प्लेबियंस के लिए कुछ रियायत प्रदान करें, लेकिन वे हमेशा अपनी सर्वोच्चता कायम रखना चाहते थे। इस सर्वोच्चता के लिए उन्होंने धार्मिक उपायों और अलौकिक शक्तियों के भय का भी उपयोग किया। प्रतिनिधित्व के प्रश्न और अंतिम प्राधिकार के संदर्भ में आम्बेडकर का डर उस समय सही साबित हुआ जब गांधी की आत्महत्या करने की धमकी ने उन्हें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए 1932 में बाध्य कर दिया। यह घटना महान सत्याग्रह के 5 वर्ष बाद घटित हुई। मार्टिन लूथर 10 नवंबर 1483 से 18 फरवरी 1546 जर्मन दार्शनिक, धर्मशास्त्री, सुधारक और संत थे।
वे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के मुख्य व्यक्तित्व थे। वह विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी थे। वे 17वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। वे चाहते थे कि धर्म का नेतृत्व करने वालों का ध्यान मध्यकालीन चर्चों के नवीनीकरण पर हो। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 में शुरू हुआ और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तक चला। इसने राजा के विशेषाधिकारों पर प्रश्न उठाया और दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चुनौती दी। इसने यूरोपीय सुधार आंदोलन के अधिकांश तत्वों को अपनाया। मूल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 1776 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधीनता से आजाद हुआ। इसे अमेरिकी स्वतंत्रता के तौर पर जाना जाता है। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता से पहले अमेरिकी जनता और ब्रिटिश सत्ता के बीच एक लंबा संघर्ष चला था। स्वतंत्रता के इस युद्ध का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन और जेफरसन ने किया था। पैगंबर मुहम्मद 570 से 632 ने अरब की सैकड़ों युद्धरत जनजातियों को इस्लाम के एक धार्मिक ढांचे के भीतर एकजुट किया। मोहम्मद जनजातीय समूहों की एकता के मुखिया बन गए थे, जो एक दूसरे से रक्त संबंधों से नहीं बंधे हुए थे, लेकिन एक साझी विचारधारा से बंध गए। यह विचारधारा इस्लाम की विचारधारा थी। वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते थे और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य 340 से 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर एक राज्य के रूप में शासन करने वाला पहला सम्राट होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व उनके पूर्ववर्ती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व थे, जो युद्ध पिपासु की जगह बौद्ध धर्म और शांतिवाद के समर्थक बन गए। के यहाँ वारकरी परंपरा की ओर इशारा है, जिसकी स्थापना पश्चिम भारत में ब्राह्मण ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर और अछूत चोखामेला ने 14वीं शताब्दी में की थी। इस परंपरा का अनुकरण निम्न जातियों के नामदेव, बहिनाबाई और तुकाराम जैसे संत कवियों ने 17वीं शताब्दी में किया। आम्बेडकर चोखामेला की अतिशय धर्मपरायणता की आलोचना करते हैं, जबकि शिवाजी के समकालीन क्रांतिकारी संत तुकाराम को प्राय उद्धृत करते हैं। तुकाराम कुंभी किसान जाति के थे और उनका शिवाजी पर प्रभाव था। वारकर एक तीर्थ स्थल है और वारकरी परंपरा पंढरपुर, महाराष्ट्र, शोलापुर जिला के भगवान विठोबा या विट्ठल के इर्द गिर्द घूमती है। लोक परंपरा में विट्ठल कृष्ण के एक रूप के तौर पर सामने आते हैं और इस परंपरा को वैष्णव परंपरा के रूप में देखा जाता है। गेल उम्बेट के अनुसार वारकरी संप्रदाय 700 वर्ष पुराना है और इसी के साथ मराठी साहित्य की परंपरा की शुरुआत हुई। वह इस बात की चर्चा करती हैं कि कैसे अध्येता यह मानते हैं कि विट्ठल का उद्भव शैव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या पशुचारी घुमंतु जनजातियों से हो सकता है। उम्बेट विट्ठल के संस्कृतिकरण और विष्णुकरण की चर्चा करती हैं और मानती है कि यह भगवान मूल रूप में स्त्री, प्रशस्त नितंब, पतली कमर, भारी वक्ष, लंबे बाल, सपाट होने के बावजूद कठोर चेहरा हैं। आज का दलित बौद्ध नजरिया भगवान की काली शक्ल को उनकी देशज उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में देखता है। गुरु नानक 1459 से 1529 10 सिख गुरुओं में पहले हैं और सिख धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा की शुरुआत की। यह परंपरा नाम स्मरण, दैवीय शक्ति को याद करना में अपना जीवन अर्पित कर देने की बात करती है। गुरु नानक और उनका अनुकरण करने वाले गुरु वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आध्यात्मिक एकता की बात करते हैं और सभी जातियों के लोगों को अपनी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में बुनकर कबीर और चर्मकार रविदास की रचनाएं संकलित हैं। आम्बेडकर यहाँ उन वामपंथी समूहों की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में मार्क्सवाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं। कॉमिटिया सेंचुरियात या सेंचुरी असेंबली मूल रूप में रोमन सेना की एक असेंबली थी, लेकिन जल्दी ही एक राजनीतिक असेंबली में बदल गई और रोम के गणतंत्र की 3 असेंबलियों में एक बन गई। रोम में नागरिक सेंचुरीज के समूहों में एकत्रित होते थे और लेजिस्लेटिव, निर्वाचन संबंधी और न्यायिक मामलों में मत देते थे। शुरुआती दिनों में सीनेट में प्रवेश का आधार केवल जन्म और पदवी से तय होता था। इसका परिणाम यह होता था कि केवल पैट्रिशियंस की चलती थी। यहाँ तक कि कमिटिया सेंचुरियात, जिसकी स्थापना 483 ईसा पूर्व में हुई थी, में भी प्रवेश केवल पैट्रिशियंस तक सीमित था और प्लेबियंस इससे दूर रखे गए थे। कॉमिटिया सेंचुरियात ने प्लेबियंस सैट शामिल करने का निर्णय लिया।
उसके बाद भी इसके संगठन और मतदान पद्धति में अमीरों की तुलना में गरीबों का प्रभाव कुछ ज्यादा कायम नहीं होने पाया। जैसा कि आम्बेडकर कम्युनल अवार्ड से इसकी समानता को रेखांकित करते हैं। आम्बेडकर इस बात को समझते हैं कि जाति के संदर्भ में अछूतों के मतदान के अधिकार की हालत प्लेबियंस के मतदान के अधिकार जैसी ही होगी, जिनके पृथक मतदान अधिकार को खारिज कर दिया गया था। केवल सामान्य मतदान अधिकार जरूरी नहीं है कि उन्हें सशक्त बनाए। डेल्फी की देवी का रोम के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि डेल्फी का संबंध ग्रीक देवता अपोलो से है। एक परंपरागत मान्यता के तहत डेल्फी की देवी रोम के राजनीतिक मामलों में एक निर्णायक भूमिका अदा करती थी। इस बात का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि डेल्फी के देवी के नाम पर रोम के राजनीतिक मामलों में दखल देने वाले डेल्फी के मंदिर के पुजारी ही थे। यहाँ के पुजारी पेट्रिशियन ही होते थे। आम्बेडकर यहाँ अपना आक्रोश समाजवादियों के प्रति प्रकट कर रहे हैं। वे उनकी जड़सूत्रता और एकांगीपन को रेखांकित कर रहे हैं। आम्बेडकर ने समाजवादियों पर ज्यादा प्रत्यक्ष आरोप जीआईपी, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के डिप्रेस्ड क्लास वुमेन कॉन्फ्रेंस के अपने अध्यक्षीय भाषण में लगाए। यह कॉन्फ्रेंस मनमान जिले के नासिक में 12 और 13 फरवरी 1938 को हुई थी। अपने इस भाषण में वे पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करते हैं और गहराई के साथ भारतीय समाजवादियों की समस्याओं को चिह्नित करते हैं। आम्बेडकर ने जीआईपी की कॉन्फ्रेंस को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से संबोधित किया था। यह वह पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना उन्होंने अगस्त 1936 में की थी। इस पार्टी की स्थापना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के प्रकाशन के कुछ एक महीने बाद हुई थी। जॉन डेवी 20 अक्टूबर 1859 से 1 जून 1952 एक अमेरिकन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद थे। उनके विचारों ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर गहरा प्रभाव डाला। वे आर्थिक मामलों के चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं। जॉन डेवी औद्योगिक लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके अनुसार राजनीति और समाज के साथ उत्पादन एवं व्यापार का लोकतांत्रिकरण करना आवश्यक है। उनके औद्योगिक लोकतंत्र का अर्थ था पूंजीवादी श्रेणी क्रम को ध्वस्त कर देना, सार्वजनिक संपदा और संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण कायम करना। वे व्यवहारवादी दार्शनिक के रूप में जाने गए। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में आम्बेडकर के शिक्षक थे। डेवी के विचारों का आम्बेडकर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके विचारों के बहुत सारे तत्वों को आम्बेडकर ने भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्यायित और विश्लेषित किया था। नृजाति विज्ञान को मानवशास्त्र विज्ञान भी कहा जाता है। इसके तहत विश्व के अलग अलग भौगोलिक परिवेशों में रहने के चलते मनुष्य की शारीरिक संरचना और रूपरंग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के तहत यह भी अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की विभिन्न नस्लों के बीच क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। इसके तहत मनुष्य की विभिन्न नस्ल के बीच मिश्रण के स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। नृवंश विज्ञान किसी समूह से प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से उसकी संस्कृतियों का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में मानवजाति विज्ञानी और नृवंश शास्त्रियों ने जाति का अध्ययन किया। यह अध्ययन समग्र मानव समुदाय उद्विकास की विरासत को अपने दायरे में समेटने के कथित रूप से बड़े और व्यापक कार्यभार के पूरक के रूप में था। ऐसा करते हुए उन्होंने जनगणना और गजेटियर की प्राच्यवादी प्रक्रिया और जाति की नस्लीय समझ कायम करने में सहयोग किया। इस प्रकार जाति जीव वैज्ञानिक रूप में तय की जाने वाली नस्ल के सार तत्वों के सिद्धांत में सम्मिलित कर ली गई। आम्बेडकर 1916 के अपने निबंध कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में जाति को मानवजाति विज्ञान के संदर्भ में भिन्न तरीके से देखते हैं। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950 एक पुरालेखविद्ता और पुरातत्व शास्त्री थे जो भारत के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। वे अपने पुरालेखों के शोधों के आधार पर ब्राह्मणों की रक्त शुद्धता के मिथकीय सिद्धांत को खारिज करते हैं। भंडारकर अपने इस शोध के लिए ऋग्वेद और महाभारत जैसे वैदिक ग्रंथों और महाकाव्यों का प्रमाण के तौर उपयोग करते हैं। आम्बेडकर ने अपने लेखन में उनके शोध के निष्कर्षों और उनके द्वारा उपलब्ध कराए प्रमाणों का उपयोग किया है। वे कहते हैं, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महाभारत आख्यानों का एक समूह है जिसका कोई ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है। मनुष्यों का एक ऐसा समूह जो अपनी शारीरिक संरचना और रूपरंग में एक जैसे होते हैं, उन्हें एक नस्ल का मनुष्य कहा जाता है, अर्थात जैविक अंतरों के आधार पर मनुष्यों का बंटवारा। इन जैविक अंतरों के आधार पर कुछ नस्लों ने अपने को अन्य नस्लों से श्रेष्ठ घोषित किया।
इसी को नस्लवाद कहते हैं। प्रजनन वह क्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। प्रजनन की इस प्रक्रिया का अध्ययन करने वाली शाखा को प्रजनन विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के तहत यह माना जाता है कि यदि अलग अलग विशिष्टताओं से युक्त दो भिन्न मानव प्रजातियों में बने लैंगिक संबंध से जो संतति जन्म लेती है, उन्नत संतति होती है और उसके भीतर दोनों प्रजातियों के विशेषताएं समाहित होती हैं। विलियम बेटिसन 8 अगस्त 1861 से 8 फरवरी 1926 ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्हें आनुवांशिकीय विज्ञान जेनेटिक्स का संस्थापक माना जाता है। आनुवांशिकीय विज्ञान को नए दृष्टि से देखते हुए उन्होंने मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशन 1894 नामक महत्वपूर्ण किताब लिखी। जॉर्ज मेंडल द्वारा 1866 में लिखित लेख के आधार पर उन्होंने मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी 1913 किताब लिखी। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। इसका संबंध सिंधु नदी से है। हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल फारसी भाषा में हुआ। भाषाविदों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं की सध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में सको ह उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। अल बरूनी 973 से 1048 ने अपनी प्रसिद्ध किताब तारीख अल हिंद में हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र सिंध नदी के पूरब रहने वाले लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था। आज हिंदू कहे जाने वाले लोगों के प्राचीन ग्रंथों वेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता या उपनिषद किसी में भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सह्याद्री खंड स्कंद पुराण का एक खंड है। पुराणों के क्रम में स्कंद पुराण का 13वीं स्थान है। आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद कार्तिकेय द्वारा शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसके कई खंड हैं। स्कंद पुराण का मूल रचनाकाल 7वीं शताब्दी माना जाता है, पर इसमें समय समय पर सामग्री जोड़ी जाती रही है। सह्याद्री खंड में कोंकण अथवा कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट के पर्वतीय हिस्से का वर्णन किया गया है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्तकोंकण वर्तमान के कोंकण से ज्यादा बड़ा है। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया गया है, जिसमें उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने तीर और कुल्हाड़ी से इस क्षेत्र की रचना की थी। इसी खंड ही में महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति और उनकी महानता का गुणगान किया गया है। वार्स ऑफ रोजेज इंग्लैंड के सिंहासन पर कब्जे को लेकर चले गृह युद्धों की एक श्रृंखला थी। इस युद्ध में एक ही राजवंश प्लांटाजनेट के दो धड़े संघर्षरत थे। एक धड़े लैंकास्टर का प्रतीक लाल गुलाब और दूसरे धड़े योर्क का प्रतीक सफेद गुलाब था। यह युद्ध 1455 से 1485 तक चला था, जिसका नेतृत्व क्रमश हेनरी षष्ठ तथा रिचर्ड ने किया। अंतिम विजयों ने राजमुकुट यार्क वंश के एडवर्ड को दिया, जिसने संसद की स्वीकृति से 1461 में एडवर्ड चतुर्थ के नाम से राज्यारोहण किया। यह युद्ध संसदवादी और राजशाही के समर्थकों के बीच 1642 से 1651 बीच चले युद्धों की एक श्रृंखला थी। पहली बार यह 1642 से 1646 तक चला, दूसरी बार 1648 से 1639 तक चला। एक और राजा चार्ल्स प्रथम के समर्थक और दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता के समर्थक थे। तीसरी बार यह युद्ध 1639 से 1651 तक चला। तीसरी बार के इस युद्ध में राजा चार्ल्स द्वितीय के समर्थक और संसद के समर्थक आमने सामने थे। इस युद्ध का अंत संसद की सर्वोच्चता के समर्थकों की 3 सितंबर 1651 को हुई विजय के साथ हुई। करीब 9 वर्षों तक चले इस युद्ध के 3 महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला, 1639 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई और उनके बेटे चार्ल्स द्वितीय को देश से निर्वासित कर दिया गया। इंग्लैंड की राजशाही का खात्मा कर दिया गया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड 1639-1653 की स्थापना हुई। इसके साथ ही ओलिवर क्रॉमवेल 1653 से 1658 और उनके पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 से 1659 का शासन चला। हालांकि वास्तविक अर्थों में संसद की कानूनी सर्वोच्चता 88 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही स्थापित हुई। यहाँ उल्लेखित है कि शिवाजी
छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले 1630 से 1680 हैं, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु दक्कन के ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। दक्कन के ब्राह्मणों का कहना था कि शिवाजी का संबंध शूद्रों से है और शूद्र का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने काशी में गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने इस बात का प्रमाण भेजा कि शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से है, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से मना कर दिया। विवश होकर शिवाजी को अष्टप्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी के पंडित विशेश्वर भट्ट को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। आम्बेडकर यहाँ राज्याभिषेक संबंधी इसी अपमान का जिक्र कर रहे हैं। कायस्थों का संबंध किस वर्ण से है, इस पर विवाद रहा है। कायस्थ अपना संबंध चित्रगुप्त से जोड़ते हैं और यह दावा करते हैं कि उनकी हैसियत ब्राह्मणों या क्षत्रियों के बराबर है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें शूद्र ठहराते हैं। कायस्थ मानते हैं कि ब्राह्मणों ने उन्हें कलंकित करने की कोशिश की। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था। इन जनजातियों के बारे में कहा जाता था कि ये अपना जीविकोपार्जन आपराधिक कृत्यों से करती हैं। ऐसी जनजातियों को जरायम पेशा के रूप में वर्गीकृत किया गया। आजादी के बाद 1952 में इस कानून को निरस्त किया गया, लेकिन इसकी जगह पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 बनाया गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। साथ ही पुरानी जरायम पेशा घोषित जनजातियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, विमुक्त जनजाति और घुमंतू जनजाति। संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव विरोधी संस्था कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने 2007 में इस कानून को भेदभावपूर्ण मानते हुए इसे समाप्त करने और उनके पुनर्वास की पैरवी की। भारत में 198 विमुक्त जनजाति समूह और 1500 घुमंतू जनजाति समूह है, जिनकी आबादी भारत की आबादी की 10% के करीब है। आर्यों ने अपने भिन्न भारत के देशज लोगों को अनार्य कहा। वेदों में बार बार देशज लोगों के लिए अनार्य शब्द आता है। आर्यों ने अपने से भिन्न जीवन दर्शन और जीवन पद्धति के अनार्यों को घृणित रूप में अपने ग्रंथों में चित्रित किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए इजाजत दी थी। इस व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य कायम कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन भारत पर स्थापित हो गया। मिशनरी धर्म उस धर्म को कहते हैं जिसमें धर्म प्रचारक अपने धर्म का विस्तार करने के लिए प्रचार कार्य करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके धर्म के बाहर के लोग उनके धर्म को स्वीकार करें। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना के 2 वर्ष बाद 1877 में उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की शुद्धि करा के उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाना था। सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों का शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया था। आम्बेडकर यहाँ इसके अवश्यंभावी असफलता के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।